कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। Then listen, today we will discuss about applications of Gauss theorem. Today we will discuss application of Gauss theorem. Listen, applications of Gauss theorem. Today we will discuss what are the applications of the Gauss theorem. तो Gauss theorem के application क्या है, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले भी जिस दिन लेसन हम पढ़ा रहे थे, स्टार्ट किए थे, उस दिन भी हम एक्सप्लेन कर दिए थे कि लेसन की समरीज क्या है, व्हाट्स आर द टॉपिक्स ऑफ द लेसन, लेसन के टॉपिक क्या है। तो यहाँ देखो जरा बेटा, देयर आर 3 स्पेशल यूजेस which are based on the Gauss theorem. Gauss theorem से रिलेटेड 3 यूज है, 3 एप्लीकेशन है। There are 3 एप्लीकेशन ऑफ द Gauss theorem. Gauss theorem के 3 एप्लीकेशन है। पहला बेटा, Gauss theorem का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट या टू डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो, तो उसमें डिफाइनिंग intensity of electric field की इंटेंसिटी वेक्टर E को डिफाइन करना हो या निकालना हो, तो ये जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से करते हैं। गॉस थ्योरम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा टॉपिक है बेटा, डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को अगर कैलकुलेट करना हो तो भी हम जो है गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है बेटा, टू प्रूफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को अगर प्रूफ करना हो तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करते हैं। हियर आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन होते हैं। गॉस थ्योरम इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो या निकालना हो तो गॉस थ्योरम इस्तेमाल होती है। आल्सो गॉस थ्योरम इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को कैलकुलेट करने में भी गॉस थ्योरम की रिक्वायर्ड होती है। और तीसरा यूज गॉस थ्योरम का है फॉर डिफाइनिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो आप पढ़ते हो, total electrostatic force working in between any 2 charges always be directly proportional to the product of charge magnitude and inversely proportional to the square of middle gapping, means F proportional Q1 Q2 proportional 1/r square। तो ये चीज जो है प्रूव करने में गॉस थ्योरम की हेल्प ली जाती है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम है क्या। अब ये आपको पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थ्योरम which determine the value of electric flux for any closed surface। किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोग गॉस थ्योरम के थ्रू देते हैं या गॉस थ्योरम के थ्रू दी जाती है। गॉस थ्योरम इज अ सच टाइप ऑफ थ्योरम
which define the value of electric flux for any closed surface. किसी closed surface के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गॉस थ्योरम देती है, या गॉस थ्योरम के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। और गॉस थ्योरम कहती क्या है, कल आपने पढ़ा था, डिराइव भी किया था गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस always be 1 upon epsilon naught times of the net charge presenting. ओके बेटा, अगर किसी प्लेस पर जितना चार्ज रखा हो उसका 1 upon epsilon naught टाइम्स निकाल लो, तो यही वैल्यू जो होती है 1 upon epsilon naught टाइम्स will be total electric flux passing through that closed surface. ओके, उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाले जो है सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज होती है। ये हम अपने दिमाग में अब रखेंगे, ये गॉस थ्योरम है। एक बात और कहना चाहते बेटा, सच टाइप ऑफ सरफेसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर गॉस थ्योरम आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या बोले बेटा, कि जो क्लोज सरफेस है, जो गॉस थ्योरम को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, उसको हम जो है गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अब हम कहीं लेसन में कहीं कोई टॉपिक दिया रहेगा, तो अब हम गॉसियन सरफेस अगर बोलेंगे तो आप समझ जाना कि एक ऐसे सरफेस की डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और डायरेक्टली 1 upon epsilon naught q पुट कर देंगे। सच टाइप ऑफ सरफेसेस having electric flux 1 upon epsilon naught into q are called Gaussian surface, or you can say in other way, such type of surfaces which follows Gauss theorem are called Gaussian surface. Is that okay बेटा? ऐसे सभी सरफेस, दो तरह से डेफिनेशन दे रहा हूं, ऐसे सभी सरफेस जिनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 upon epsilon naught into q हो, वही जो है गॉसियन सरफेस कहलाते हैं। या ऐसे सभी सरफेसेस जो गॉस थ्योरम को फॉलो करें, जिनके लिए गॉस थ्योरम अप्लाइड हो सके, वही सरफेस क्या कहलाएंगे। तो अगर हम कहीं गॉसियन सरफेस बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर जो है हमको गॉस थ्योरम अप्लाइड की जा सकती है, गॉस थ्योरम का यूज हो सकता है। इज दैट ओके बेटा? Now we define intensity of electric field by Gauss theorem. Finding intensity of electric field by Gauss theorem. मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और किसके थ्रू निकालेंगे बेटा? गॉस थ्योरम के थ्रू। गॉस थ्योरम के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निश्चित तौर पे कहीं कोई चार्ज रखा जाए और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, और तब हम उसकी इंटेंसिटी मालूमात करें। समझ आया बेटा? लेट अस सपोज दैट हियर इज अ चार्ज Q placed at O. Let a charge of Q coulomb is placed at O. Due to this charge, there will be some electric field produced. इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ओके। और उस फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर ई है, यही हमें मालूम करनी है। इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट पी। मान लेते हैं पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से। नाउ अगेन लिसन, हियर इज अ चार्ज Q placed at place O and it create electric field having intensity vector E. Let in this field there is a point P where we have to find electric field.
हम यहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, कहीं कोई पॉइंट पे है। और द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज लेट आर। अभी हमने बताया बेटा कि गॉस थ्योरम हमेशा ऐसे सरफेस के लिए यूज होती है जो गॉसियन सरफेस हो। तो हम यहाँ जिस जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पर, उस जगह पर हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर दें। उस जगह क्या ड्रा कर दे बेटा? लेट ड्रा अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी। पी से गुजरने वाला एक क्या ड्रा कर दे बेटा? और देखो जितने भी डेरिवेशंस वगैरह कराएंगे लेसन में, ये माइंड में कब करना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा एट वंस वहां से गुजरने वाला गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा। तो बी ड्रा अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी। हमको पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमने इसीलिए पी पर जो है गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस, पी से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। और सपोज कर लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का एरिया ए है और इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट यमेन है, लुक लाइक दिस। और ये यमेन आप समझ रहे हो कि सेंटर पर बना रहा होगा क्यूबिक एंगल। यहां ओ पर इट इज फॉर्मिंग क्यूबिक एंगल, लुक लाइक दिस। कल वाली फिगर, ये दीज आर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दीज आर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये गुजर रही है यमेन से, ठीक है। एम डैश एन डैश ये सरफेस है। इस यमेन का एरिया सपोज कर ले रहे डी है और आपने जाना ही है कि ये डिस्टेंस आर है, पहले ही जान लिया। यहां पर बेटा क्यूबिक एंगल डी ओमेगा बना है, ये पहले से ही आपको पता है। एनी डाउट? ये सारी फिगर कल की तरह हो गई कि नहीं? ठीक है ना? एक बार फिर से बोले, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चार्ज q placed at O which create electric field of intensity vector E। E इंटेंसिटी का एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। इन दिस फील्ड देयर इज अ पॉइंट P। इसी फील्ड में एक पॉइंट क्या है? P। हमको इसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, हेंस बी ड्रा अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस कीजिए। समझ आया? P से गुजरने वाला क्या ड्रा किए? ये हमने बकवास में फिगर बना दी है, फिगर की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कल का फिगर आपको याद था इसलिए हमने फिगर बना दिया। क्या बना दिया? देखो ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया क्या है और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है जिसका एरिया क्या है, और ये जो है सेंटर पर क्या बना रहा होगा। ये सब कल की बातें हैं। अगर हम इस फिगर को ना भी बनाए तब भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस फिगर की रिक्वायर्ड नहीं है डेरिवेशन में, बट हमने अपनी तरफ से आपको बना दिया, समझा दिया इस तरह से। अब यहां पर देखो जरा, गॉस थ्योरम को अप्लाई करें और इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालें। यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ये फिगर जान लो यहाँ बना है लिखने के लिए। फ्रॉम गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 1/ε0 ये हम जानते हैं कि नहीं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस आप बनाए हो इससे होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इसकी वैल्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 1/ε0 इनटू Q। एनी डाउट? यही तो होता है, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब उसके बाद बच्चों लुक लाइक दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटेन एज क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई। एनी डाउट? नहीं समझे? पूरा का पूरा सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम छोटे से सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो आ जाएगा क्यों? कल वाला टॉपिक याद करो, इसके बाद ये लाइन लिख दी गई थी, हम इसके बाद ये लिख दिए, यही तो है। यहाँ 1/ε0 से हमारा कोई मतलब नहीं, वैसे राइट आउट करने दिए। डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be scalar product of vector E and vector dA। ये जो जानते हो, ये d फाई की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। कल भी तो यूज किए थे, कल का उल्टा चल रहे हैं अगर ध्यान दो तो। यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA 1/ε0 into Q। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? लुक हियर, वेक्टर E डॉट dA मतलब E dA cos, देखो जरा बच्चों, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, यही होता है। तो यहाँ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर E dA और dA के बीच का कोण। तो देखो जरा एक मिनट, ये जो सरफेस एमियन है, ऐसे हवा में कल्पना करो, सरफेस यहाँ से चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पर सरफेस एमियन है, तो इसका एरिया वेक्टर, हम आपको एरिया वेक्टर पढ़ाते समय बताए हुए थे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर ये एमियन जो हमारा ये वाला हाथ है, इफ इट इज एमियन, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? रूफ की ओर, छत की ओर। और इस चार्ज के कारण चारों तरफ क्या बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? छत की ओर। तो मतलब वेक्टर E और वेक्टर dA बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और इस चीज को आप हर डेरिवेशन में अब याद कर लेना, इसके बाद के डेरिवेशन में नहीं समझाएंगे कि जो एरिया वेक्टर रहेगा अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड, मींस दोनों इन द सेम वर्ड, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ओके बेटा, तो हियर वी कैन राइट आउट वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल E dA cos 0। Okay, done. And here is 1/ε0 into Q। यहाँ लिख दे रहे हैं E dA cos 0 1/ε0 Q। ये E बेटा का स्टाइल टॉपिक दिख रहा है, बाहर कर दिए, तो E यहाँ बाहर कर दिए। क्लोज इंटीग्रेशन dA cos 0 वैल्यू 1/ε0 into Q। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ आया? आगे देखो बेटा, E इंटू इंटीग्रेशन dA। आप लोग बेटा अगर मैथ पढ़ते हो तो जानते हो, इंटीग्रेशन 1 dx बराबर x, या फिजिक्स की भाषा में अगर समझाए तो dA माने अल्प एरिया, इंटीग्रेशन कर दिए तो इस तरह जितने अल्प एरियाज हैं सबका सम माने होल एरिया। समझ रहे हो? चाहे फिजिक्स के लैंग्वेज में समझो, चाहे मैथ की लैंग्वेज में। मैथ की लैंग्वेज समझोगे तब भी dA के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन A, और फिजिक्स के लैंग्वेज में समझोगे तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन टोटल एरिया। इट विल बी 1/ε0 into Q। और आगे देखो A क्या है? A इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस व्हिच इज स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस कैसा है? और स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4πr² we put 4πr² at the place of A, 4πr² which is 1/ε0 into Q। Any doubt anybody? Then what will be the value of E? ये सारे नीचे आ जाएंगे, तो 1/4π नीचे आया, 4πε0 Q/r²। और डियर स्टूडेंट यही तो होती है इंटेंसिटी की फार्मूला। तो देखो गॉस थ्योरम की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आप देखो कल का जो डेरिवेशन था उसी का अपोजिट वर्ड कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और एक चीज जान लो बेटा, सबसे मलाई वाली बात, यहां से लेकर यहां तक की लाइनें रट डालो, आगे के सारे डेरिवेशन में इनको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। नहीं समझे? दिस लाइन, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स आर द कॉमन फॉर ईच डेरिवेशन। 8 लाइन्स को पूरा उठा के से ढूंढ देंगे। तो हम 5 डेरिवेशन करेंगे, 5 बार 8 लाइन्स यूज करेंगे, याद हो जानी चाहिए, याद कर डालो।
ठीक है, हर डेरिवेशन में दीज लाइंस आर यूज्ड और स्टेप टू स्टेप ऐसे ही एकदम हो बहू उतार दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब एक बार फिर से समझ लो जरा। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कितने यूजेज हैं? वी कैन डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हाउ इट पॉसिबल? तो लेट अस सपोज दैट हियर इज अ चार्ज Q placed at O and we can say it is a source charge because it is creating electric field. Okay बेटा, तो यहाँ चार्ज Q रखा है O पर और ये जो है क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? इसी फील्ड में कहीं कोई एक पॉइंट सपोज कर लिए, हमें इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और हम जो है जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें निकालनी रहेगी वहां तुरंत क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, हमेशा हर डेरिवेशन में। ओके बेटा, तो ड्रा अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। क्यों ड्रा करेंगे? क्योंकि वहां हम जो है उसी सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ P से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए। इस फिगर की कोई रिक्वायर्ड पड़ी थी? कहीं नहीं पड़ी थी ना, वैसे बना दिए थे कि यहाँ इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट एमियन है, ये जो है डी ओमेगा क्यूबिक एंगल ड्रा कर रहा है और ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास हो रही है, माने यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा या बन रहा होगा और वो कितना होगा? d5 होगा जो इससे बन रहा होगा। ठीक है बेटा, कहीं जरूरत पड़ी थी नहीं। फिर उसके बाद हम गॉस थ्योरम लगाए, हमको पता है गॉस थ्योरम का यूज करना है हमें, तो क्या लगाए कि फ्रॉम गॉस थ्योरम से वी नो दैट, हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस हमेशा 1/ε/Q होगा। यहाँ तक हमें समझ आया। और फाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई, ये भी हमें समझ आता है। डी फाई मतलब डेफिनेशन से डी फाई का मतलब वैल्यू होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये क्या लिखा जाता है? ई डी ए का 0। ई और डी ए दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। ओके, तो ई डी ए का 0 वैल्यू 1 हो गई, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए जिसकी वैल्यू ए होती है। ए इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस व्हिच इज 4πr²। व्हेन वी पुट इट वी हैव द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से आ गई। ये गॉस थ्योरम का पहला यूज है, समझ आया बेटा? ठीक है। फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, for defining electric potential, dear student, now we explain electric potential with the Gauss theorem. Look, electric potential, देखो बच्चों, अब यहाँ एक दिक्कत आ गई। दिक्कत एक ही आ गई प्रज्ञान जी। नाउ जो है वी हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके जस्ट बाद लेसन है पढ़ना। गॉस थ्योरम जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अगले लेसन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, होता क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इसको कैसे कैलकुलेट या डिफाइन करते हैं। अब यहाँ तो अभी तक हम पढ़े नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बारे में बिल्कुल जीरो जानते हैं। तो यहाँ 1-2 लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो बताने जा रहा हूँ उसको आप रट डालिए। एक लाइन ये बताने जा रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक जो है लाइन रख लीजिए, अगली लेसन में आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे। क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माने E इक्वल -dV/dr। आप जानते हो बेटा, मैथ में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो कि स्लोप क्या होता है। फिजिक्स में हमने पढ़ाया है स्लोप, 11th की क्लास में आपको स्लोप ऑफ वेलोसिटी अगर याद हो,
तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी, ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था। स्लोप ऑफ टेम्परेचर, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोटेंशियल, ये कई सारे टॉपिक होते हैं। मैथ में आप स्लोप पढ़ते हो यम बराबर tan थीटा, या फिजिक्स की लैंग्वेज में बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्लोप। मतलब किसी पॉइंट का किसी जो है टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ले तो उसे स्लोप बोलते हैं। जैसे अगर कह दें डीवी बाई डी एक्स, तो वेलोसिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, इसको हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी कह देंगे। अगर कहीं लिखा रहे डी थीटा बाई डी एक्स, ये बेटा टेम्परेचर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, तो इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेम्परेचर। ओके, ऐसे ही जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन हो तो इसे कहेंगे स्लोप ऑफ पोटेंशियल। और आपको जो है लेसन 3 में पढ़ाएंगे कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। तो हमको बस यही एक फार्मूला रटा रहना चाहिए, इसी के हेल्प से हम अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जरा, हमको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल। एकदम सभी की तरह फिगर, लेट अस सपोज दैट हियर इज अ चार्ज q, प्लेस दैट o, इट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग इंटेंसिटी वेक्टर E. Let there is a point P in this field. At once we draw Gaussian surface passing through P. समझ आया बेटा? और let Mn is a small surface of that Gaussian surface which is creating, forming cubic angle लुक लाइक दिस डी ओमेगा। इसका एरिया डी है, ये डिस्टेंस आर है। यहाँ डी का जो है डायरेक्शन ये कैप है इस तरह, इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इस तरह। यहाँ पर बेटा दीज आर द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। अभी वाली फिगर आ गई, पूरा अभी जैसे किए तो वही फिगर बन गई। और पूरा डेरिवेशन उतार लेंगे हम, फुल डेरिवेशन। कहां तक? अभी भी जैसे किए थे कि यूजिंग गॉस थ्योरम, हाँ 8 लाइन यूजिंग गॉस थ्योरम अभी किए थे। यूजिंग गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉस थ्योरम फाई इक्वल क्या राइट किए थे? फाई इक्वल 1/ε0 फिर फाई को क्या राइट कर दिए थे? इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल 1/ε0 फिर क्या राइट किए थे बेटा? डी फाई की वैल्यू रख दिए थे, वेक्टर ई डॉट डी ए ऐसे राइट किए थे। फिर उसके बाद वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को क्या राइट कर दिए थे? ई डी ए कास 0। ई बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन डी ए कास 0 और इक्वल 1/ε0 इंटीग्रेशन डी ए को क्या लिख दिए थे? ए की वैल्यू लिख दिए थे। से हमारे पास फार्मूला आ गया था E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। एनी डाउट? बट अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तभी बताए थे जो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल। एनी डाउट? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्लोप ऑफ, ये हमको लेसन 3 में मिलेगा, अभी पढ़ाए नहीं है लेसन। एक रास मल्टीप्लाई करते हैं। एनी डाउट बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे तो dB इक्वल -E/dr। एनी डाउट? समझ आया? E की वैल्यू पुट आउट कर दे, यहां जो E की वैल्यू आई है पुट कर दे, तो dB इक्वल -1/4πε0 Q/r²dr। डी लेटर कैसे जो है गायब होगा इंटीग्रेशन करने पर। डिफरेंशिएशन कैसे रिमूव होता है? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। मैथ है अब थोड़ा सा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
बोथ साइड इंटीग्रेशन पढ़े हो सब लोग, इंटीग्रेशन करें। यहां कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, 1 dB। ये जो है विदाउट आर जो टर्म है वो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, जीरो कहां से हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं। 1/4πε0 क्यों, इंटीग्रेशन 1/r² किया, ऐसे हो जाएगा। ओके बेटा, देखो यहाँ r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो r के अलावा जो टर्म है सब बाहर कर दिए, वो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे कोएफिशिएंट के रूप में। तो ये 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v होगा, ये जान ही रहे हैं। अब ये 1/4πε0 क्यों, 1/r² कैन बी रिटेन एज r⁻²। ओके, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका करो, क्या होता है इंटीग्रेशन का टर्म याद करो, r का इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है कि जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, नीचे उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ओके, कोई डाउट? तो अब ये हो गया -1/4πε0 इंटू क्यू, आज पर 2 से 1 माइनस हुआ, ये माइनस इस माइनस में एंगेज हो गया, 1/4πε0 इंटू क्यू, आज पावर -1 माने 1/r, और इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आगे वाले लेसन में ये फार्मूला पूरा डिराइव करूंगा तो वहां अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ कोर्स में भी नहीं है लेकिन बस हमने जानकारी देने के पर्पज से करा दिया। इट्स ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। अब वहां अगले लेसन में जब समझाएंगे तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को फील्ड तक लाने में किया गया वर्क। ठीक है, तो यहाँ जो है कभी कभी जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो इधर लिमिट लगा दी जाती है इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से फील्ड तक। तो यहाँ इन्फिनिटी टू आर ऐसे लिमिट लगी रहती है, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, तो ये इतना ही आ जाता है। ठीक है बेटा, so it is the second use of Gauss theorem, all of you understand, समझ रहे हैं। Now we prove Coulomb's law with the help of Gauss theorem. Let देखो हेडिंग तीसरा स्टेप है Coulomb's law का प्रूफ ऑफ Coulomb's law। Coulomb's law कैसे डिराइव होगा? Let a charge Q is placed at and due to this charge there is intensity of electric field vector E and P is another point which is situated in this field. Okay बेटा, लिख भी दिए हैं, let Q is a charge placed at O and vector E is the intensity of electric field due to this charge. P is a point in this field, इस field में कोई point P रखा है। पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम के कारण कितना बनेगी ये हम जान रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग अभी अभी निकाले हुए हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर E इज डिफाइंड एज, कैसे बताई जाएगी बेटा? E इक्वल 1/4πε0 Q/r। ओके, एंड व्हेन B carried any another charge set at test charge Q0 in this field, then some electrostatic force work on it। ये हम लोग जानते हैं कि अगर इस फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए रखे तो उस पर तुरंत क्या अप्लाई होने लगेगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी हम पीछे लेसन में पढ़े हैं, या इक्वल Q इंटू E पढ़े हैं ना। When test charge plus Q0 is placed at P, force F acts on it। ओके बेटा, इस पर तुरंत क्या लगने लगता होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू हम लोग दे सकते हैं कैसे? F इक्वल Q इंटू E। ये जो है कूलम्स लॉ वाले फार्मूले में हमने आपको बताया था, क्योंकि इंटेंसिटी इक्वल F अपॉन Q होती है, तो F इक्वल Q इंटू E। ठीक है, तो वैल्यू आप
electrostatic force acting on any test charge Q naught will be given by F equal Q naught into E. तो Q naught ऐसे लिख दिए और E की वैल्यू ये आई हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. It means F equal 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught by R square. या ये पूरा क्या है कांस्टेंट, तो इसका मतलब बेटा यह प्रोपोर्शनल Q naught एंड प्रोपोर्शनल 1/, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग इन बिटवीन एनी टू चार्जेज is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of their middle gapping. यही तो कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ डिफाइन हो गया, समझ आ गया बेटा।